आप देखें एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ सारनाथ। जी हाँ, इतिहास में सारनाथ की अपनी एक विशेषता है और वो विशेषता है महाकाणिक तथागत बुद्ध के कारण। अगर मैं महाकाणिक तथागत बुद्ध के इतिहास पर बात करूँ तो साथियों, जब महाकाणिक तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ तो वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। और उसके बाद जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुँचे तो वो पहुँचे बोध गया, जो कि बिहार में है। वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए पहुँचे सारनाथ। और जब वो सारनाथ में आए तो चौखंडी स्तूप पर उन्हें 5 परिव्राजक मिले और उन्हीं 5 परिव्राजकों को लेकर वो पहुँचे धम्मिक स्तूप। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये धम्मिक स्तूप है और ये वही धम्मिक स्तूप है जहाँ पर महाकाणिक तथागत बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश देने का काम किया और यहीं से पूरे विश्व में भिक्षु संघ की स्थापना भी हुई। और साथियों, इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से जाना जाता है और मनाया भी जाता है। और इसी के साथ साथ में साथियों, मैं कुशीनगर की बात करूं तो कुशीनगर में महाकाणिक तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। तो आज सारनाथ में आप देख सकते हैं कि खुदाई के दौरान में तमाम ऐसे अवशेष मिले जो कि भगवान बुद्ध के साहित्य से, इतिहास से जुड़े हुए हैं। और साथियों, बताया जाता है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इस तरह के जो स्तूप है उनका निर्माण पूरे भारत देश में किया। जिस तरह से 84,000 स्तूप बताया जाता है कि सम्राट अशोक के शासन काल में लगाए गए। और साथ ही ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा विशालकाय स्तूप था जो कि मतलब टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर दिया गया। उसको बताते हैं बहुत सारी कीमती पत्थर भी लगा था और उनका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मराजी का स्तूप। ये धर्मराजी का स्तूप है और ये सम्राट अशोक के शासन काल में बनवाया गया था और उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये साथियों 1794 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था और बड़े दुख की बात है कि ये जो विशाल स्तूप था इसको नष्ट कर दिया गया। और आज आप देख सकते हैं कि जो विशाल का स्तूप था बहुत छोटा आज ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये विडंबना है कहीं ना कहीं भारत की जो सच्ची और ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको दबाने का, उनको तोड़ने का आज भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं या किसी अन्य पूंजीपति वर्ग की बात करूं या किसी विदेश मंत्री की बात करूं भारत के, तो जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन विडंबना धरती भारत में कहीं ना कहीं युद्ध करते नजर आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरनर भी काफ़ी संख्या में घूमने आए, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि जो भारत विदेशों में बुद्ध के कारण जाना जाता है। और आज कहीं ना कहीं एक लोगों में जिज्ञासा है, कि इच्छा है कि चले हम भी क्यों ना बुद्ध के देश चले और बुद्ध के उस देश से रूबरू होकर आए जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए सब एक माला में पिरोकर चलना चाहता है। तो साथियों, आइए बने रहिएगा मेरे साथ में, मैं आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराऊंगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो शायद पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूँगी आखिर क्या हो रहा है और क्या करें। भाई जी नाम क्या है? सिंह दर्जी है। कहाँ से हैं? हम लद्दाख से हैं सर। लद्दाख से। हाँ। तो अभी ये यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ का हमारा अपना पूजा चल रहा है। जी पूजा है। हाँ, पूजा। ये जो स्थल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। इसका बारे में हम जानकारी उतना नहीं है सर। उसको ज़्यादा पता है वो ऊपर वाले से पूछो। अच्छा, ये जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? उसको है वो। जो ऊपर कर रहा है ना पूजा, जी। उसको पूरा पता है। तो देखिए इनको थोड़ा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाबूजी हैं, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करूँगी और उन्हीं से जानने का प्रयास करूँगी, शायद वो कुछ बता पाएँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंह बजर। सिंह जी कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। तो आप यहाँ पर शायद पूजा कर रहे हैं? पूजा करने के लिए मैं बुद्ध गया जी। बुद्ध गया, मैंने 3 महीने रहा वहाँ। 3 महीने के बाद आज सुबह यहाँ पहुँचा जी। तो जानना चाहूँगी, जो यहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं ये क्या चीज़ है? बहुत बड़ा सा पत्थर है, ये गुम्बद टाइप से बना हुआ है, क्या है ये जो है वहाँ पहले बुद्ध भगवान जो है ना वहाँ तपस्या किया वहाँ 6 साल के बाद तो बुद्ध गया और पीपल जो पेड़ है ना जी जी। वहाँ आए थे। वहाँ 7 दिन 28 दिन बैठा। उसके बाद यहाँ आए थे। उसके बाद जितना उसका ध्यान किया, यहाँ थे 5-6 इधर गुरु था, लामा था, उनका चेला, उनको ध्यान उनको दिया। नहीं, ये क्या चीज़ है ये जो आप पूजा कर रहे हैं, बड़ा सा गुम्बद? ये इसको कहते हैं, हम छुड़तन कहते हैं। छुड़तन। ये काल चक्र जो है ना, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? काल चक्र बोलते इसको। अच्छा जी, काल चक्र बोलते इसको। तो इस जो काल चक्र है इसका महत्व क्या है? ये जो है इसका हमारा गुरु जो है ना, गुरु को जैसे शरीर है इसका, जैसे आत्म भी है, शरीर भी है, जो मतलब जितना ध्यान किया इसी पे मतलब वो हुए। जी, आप बौद्ध हैं? जी बौद्ध हैं जी। लद्दाखी हूँ। भाषा हमारा लद्दाखी है। तो हम इधर हर साल आते हैं बुद्ध गया में। जी। तो आज के समय में जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, क्या लगता है उनके सिद्धांतों की कितनी ज़रूरत है? ये तो बहुत ज़रूरी है जी। ये तो हम समझते हैं कि हम तो बिल्कुल उम्र भर यही काम मतलब भगवान जी नाम देने के हम शौक़ हैं, मतलब टाइम नहीं मिलते हैं। इंसान अपने धंधे हैं, मकान बनाना, कहीं क्या करना, कहीं जिम्मेदारी, कोई सर्विस कर रहे हो, कोई क्या। हम तो समझते हमें तो बेकार, हम तो 12 के 12 महीना पूरा हम चाहते हैं कि यहाँ पूजा करने के लिए। सर एक सवाल और जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हो, जब वो विदेश में जाते तो वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं, लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में ही वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? युद्ध बुद्ध भगवान जो है ना कभी युद्ध नहीं करेंगे। बुद्ध भगवान जब भी कहीं भी जाना होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, और हो सके तो अच्छा काम करना। नहीं, मैं भारत सरकार की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो बात तो बोलते कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध के कारण उन्हें बहुत बड़ा मान सम्मान विदेशों में मिलता है, लेकिन जब अपने भारत में बात आती है तो कहीं ना कहीं वो जो बुद्ध की धरोहर है उनको समाप्त करता है और यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ों को स्थापित करते हैं जिनका की सत्यता तो कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में जान पहचान से पता नहीं। जी, चलिए ठीक है। देखिए जितनी बेसिक जानकारी उनके पास में थी उन्होंने बताया, और कुछ साथी जम्मू से आए हैं, कुछ लद्दाख से आए हैं। तो वास्तव में कुछ कहना चाहेंगे? ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर तमाम छोटे बड़े स्तूप बने हुए हैं और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये गोल आकृति में, चौकोर आकृति में इस तरह से बनाए हुए हैं। इनके पीछे कारण क्या है और ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर हैं, इसका कारण क्या है? तो साथियों जहाँ तक मैंने समझा है और जानने का प्रयास किया है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जिस तरह से छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं ये इसलिए बनाए जाते थे ज़मीन से ऊपर, क्योंकि जब बौद्ध भिक्खु होते थे वो ध्यान साधना करते थे तो कई बार बारिश आ जाती थी, और बारिश आती थी तो ज़मीन पर पानी गिरता था, तो पानी के कारण ज़मीन गीली हो जाती थी और पानी भर जाता था।
तो उसी बचाव के लिए यहाँ पर इस तरह के जो बौद्ध स्तूप है छोटे छोटे वो बनाए जाते थे, ताकि इन स्तूपों पर बैठकर जो बौद्ध भिक्खु होते थे वो ध्यान साधना करते थे, और यही कारण था कि वो पानी से बच सकते थे, जो बारिश का पानी ज़मीन में भरता था, और वो अपने जो ध्यान साधना उसमें पूरा ध्यान लगा सकते थे। तो ये जो तमाम स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं, छोटे बड़े गोल चौकोर आकृति में, ये सारे के सारे खुदाई में मिले हैं। और साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में जो आपको बुद्ध की विरासत है वो देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। और आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, जहाँ जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर बुद्ध मिलते हैं। लेकिन विडंबना है कि आज की जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं इस सच्ची ऐतिहासिक धरोहर को छुपाने का काम कर रही हैं। ये बहुत ही दुखी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या विदेश मंत्री जी हों, या फिर मैं ये कहूँगी कि बड़े बड़े हमारे जो व्यापारी वर्ग से आने वाले हैं, अंबानी या अडानी, जब वो विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि वो बुद्ध की धरती भारत में ही बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो एक बहुत ही ये सोचने वाली बात है और चिंतन मनन करने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए जो खुदाई में निकले हैं तमाम स्तूप, और पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और इतिहास से रूबरू होते हैं। और ये सारा का सारा साथियों खुदाई में यहाँ पर मिला है। और ये खाली सारनाथ में ही नहीं है, बल्कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे मैं बोध गया की बात करूं, वैशाली की बात करूं, राजगिरी की बात करूं, या फिर आप जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था नेपाल लुम्बिनी उसकी बात करूं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको बुद्ध ही बुद्ध नज़र आएंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इधर और लेकर चलना चाहूँगी और प्रयास करती हूँ चीज़ों को आपको दिखाने का, जानने का, समझने का और आपको रूबरू कराने का। और ये तमाम जो यहाँ पर चैत्य हैं या जो भी यहाँ पर ये पिलर्स हैं, ये साथियों खुदाई में यहाँ पर निकले हैं। आप देख सकते हैं कितने प्राचीन हैं और ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हैं, क्योंकि बहुत ही प्राचीन है। और इनकी जो आकृतियाँ हैं, कलाकारी है, आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन है। ये देखिए और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताती चलूँ कि ये तमाम जो स्तूप हैं जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कराया गया था। उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 धातु स्तूपों को खोलकर नागों के घेरों से सुरक्षित रामग्राम के स्तूप को छोड़कर धातु अवशेष एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण कराया। धर्मराज का स्तूप इन्हीं में से एक है। उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर मूल रूप में यह एक छोटा स्तूप था, जिसका व्यास केवल 49 फीट था। परवर्ती काल में 6 विभिन्न चरणों में इसे परिवर्धित किया गया, जिसमें इसकी ऊंचाई में वृद्धि, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण तथा बाद में प्रदक्षिणा पथ का मेधी में परिवर्तन और चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा पथ के ऊपर चढ़ने के लिए एकाश्म सीढ़ियों का प्रावधान प्रमुख है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक विशाल स्तूप था, जो दुर्भाग्यवश काशी नरेश राजा चैत्य सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के दौरान करने के उद्देश्य से सन 1794 में विनष्ट कर दिया गया। इस दुखद प्रक्रिया में परस्तर पट्टिका में रखी हरे संगमरमर की धातु मंजुमा भी प्राप्त कलकत्ता में सुरक्षित है, किंतु धातु मंजूषा गंगा नदी में फेंक दी गई। बाद में इस स्थल के पुरातात्विक उत्खनन में स्तूप की परिधि के समीप 2 अति महत्वपूर्ण प्रतिमाएं प्राप्त हुई। पहली लाल बलुए पत्थर की कुषाण कालीन बोधिसत्व की मूर्ति तथा दूसरी गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमा, जिसमें उन्हें धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दर्शाया गया। तो साथ ही यहाँ पर तमाम ऐसी जो छोटी छोटी मैं कह सकती हूँ कि उस समय की जो खुदाई में आकृतियाँ मिली, चाहे वो पिलर के रूप में हो या इस तरह के जो चिन्हित स्मारक हैं छोटे छोटे उसके रूप में हो, तो यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुदाई में मिली और इनको जो संजोने का काम किया गया और जिस तरह से
इनको यहाँ पर जो चैत्य है, या मैं कहूँगी कि जो ये धम्मक स्तूप है, इसको बनवाने का काम किया गया वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ और उनके द्वारा ही इसको किया गया। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ लेकर चलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे स्तूप और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उससे भी मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। यहाँ पर कुछ शिलापट्टियाँ लगी हुई हैं, शिलापट्टियों में यहाँ का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। और ये एक आप देख पा रहे हैं कि जो सामने शिलापट्टिका लगी हुई है उस पे जो लिखा है एकाश्मक वेदिका, चुनार के बलुए परस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकाश्म वेदिका आर्टेल महोदय को सन 1904 से लेकर 1905 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार की वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची है। अपने मूल रूप में यह संभवतः धर्म राजिका स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सरस्वतीवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग 33 शती ईसा पूर्व के हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलना चाहूँगी और यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि खुदाई में यहाँ पर क्या क्या मिला है। और ये तमाम अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये बहुत ही प्राचीन समय की हैं और किस तरह से इनको सुरक्षित किया गया है। साथ ही मैं बता दूं इसको लेकर अभी पिछले दिनों काफ़ी बवाल भी मचा था, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई हो रही थी वैसे वैसे बुद्ध के अवशेष भारत की धरती से निकल रहे थे, तो उस खुदाई को यहाँ पर रुकवा दिया गया। और मैं जैसे पीछे चर्चा कर रही थी कि विडंबना है कि भारत की इतनी विशाल धरोहर, प्राचीन धरोहर को कहीं ना कहीं आज की वर्तमान सरकारें जिस तरह से छुपाने का काम कर रही हैं, ये बहुत ही दुखद है। और ये मूल गंधकुटी यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। हवेन सांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। तो यहाँ पर तमाम इस तरह के शिलालेख लगे हुए हैं जिन पर यहाँ की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और देखिए मैं यहाँ पर जो पंचायन मंदिर है मैं उसका भी थोड़ा आपको दृश्य दिखाना चाहूँगी। ये पंचायतन मंदिर है, ये देखिए।